अस्सलाम वालेकुम। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम देखने लगे हैं, लेकिन इससे पहले नेशन स्टेट सिस्टम होता क्या है, अगर आपने इससे पहले वाली वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये बताया है कि नेशन स्टेट सिस्टम होता क्या है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखनी स्टार्ट कीजिएगा। तो देखते हैं कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुई नेशन स्टेट सिस्टम की। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुई। पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं कि देखें, यूरोप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो 30 इयर्स वॉर खत्म हुई। वो 30 इयर्स वॉर क्या थी? यूरोप के अंदर डिफरेंट एम्पायर्स थी। जब यूरोप के अंदर रोमन एम्पायर बनी तो रोमन एम्पायर के अंदर होता कुछ इस तरह से था कि रोमन एम्पायर के अंडर जितनी भी स्टेट्स थी उन सब स्टेट्स को कोई सॉवरेनिटी नहीं थी। वो अपने अफेयर्स के लिए डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे। उनके अफेयर्स के लिए डिसीजंस जो लेता था वो हायर अथॉरिटी थी, चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च था, वो डिसीजंस लिया करता था। तो फिर हुआ कुछ यूं कि दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, उनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि क्या चर्च को ये डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो जब नेशन स्टेट सिस्टम बना उसमें दो पार्टीज थी जिनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। पार्टीज देख लेते हैं कौन कौन सी थी। पहली पार्टी थी कैथोलिक्स और दूसरी पार्टी थी प्रोटेस्टेंट्स। अब कैथोलिक्स क्या चाहते थे? कैथोलिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, कैथोलिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ रिलीजन को इंटीग्रेट करना चाहिए। मतलब रिलीजन को, यानी कि जो चर्च है, पोप है, उसको डिसीजंस लेने चाहिए, उसके पास एक हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, वो डिसीजंस ले सारी की सारी स्टेट्स की जितनी भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हैं। वेयरएज प्रोटेस्टेंट्स का ये कहना था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ रिलीजन को इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना था कि रिलीजन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, वेयरएज पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहिए। सुप्रा सॉवरेन अथॉरिटी पोप को नहीं होनी चाहिए, ये चर्च को नहीं होनी चाहिए। हर एक स्टेट तक अथॉरिटी डिसइंटीग्रेट करके ये अथॉरिटी स्टेट्स को मिल जानी चाहिए। फिर क्या हुआ? अब इस बेस के ऊपर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ 1608 में। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए वॉर में कन्वर्ट हो गया और ये वॉर शुरू हुई प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान में 10 इयर्स बाद, मतलब 1618 में, और फाइनली जाके 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या फिर पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था, और ये हुआ था 1648 में। तो जो हम कहते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम जब बना, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो उसने 30 इयर्स वॉर को एंड किया। तो देखें 1618 से लेकर 1648 तक इस बात के ऊपर ये लोग आपस में जंगें ही लड़ते रहे। तो ये 30 इयर्स टाइम पीरियड था जो कि ये जंगें होती रही, लेकिन फाइनली जब इनमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई या पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो फिर ये बात डिसाइड हो गई कि नहीं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को रिलीजन से सेपरेट कर देना चाहिए। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया था, ये कोई एक ट्रीटी नहीं थी, ये बहुत सारी ट्रीटीज की गई थी और फिर इसमें कुछ प्रिंसिपल्स डेजिग्नेट किए गए थे। डिसीजन ये लिया गया था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को रिलीजन से अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद
रोमन एम्पायर जितनी भी है उसको डिसइंटीग्रेट करके डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब उन स्टेट्स के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स डेजिग्नेट किए गए थे, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए थे कि ये इन पे अप्लाई होंगे और ये नेशन स्टेट्स होंगी। उन स्टेट्स को नेशन स्टेट्स कहा गया कि ये नेशन स्टेट्स होंगी, स्टेट की सॉवरेनिटी होगी ओवर द नेशन और बदले में नेशन लॉयल होगी टू इट्स स्टेट और स्टेट विल नॉट बी आंसरेबल टू द हायर अथॉरिटी, यानी चर्च को आंसरेबल नहीं होगी स्टेट। तो वो जो प्रिंसिपल्स डेजिग्नेट किए गए थे वो क्या क्या थे वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था सॉवरेनिटी, दूसरा प्रिंसिपल था रिकॉग्निशन एंड नॉन इंटरवेंशन, तीसरा प्रिंसिपल था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, चौथा प्रिंसिपल था फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और फिफ्थ प्रिंसिपल था टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मतलब क्या हुआ, सॉवरेनिटी। नेशन स्टेट सिस्टम में जब डिफरेंट नेशन स्टेट्स बनेंगी तो हर एक नेशन स्टेट को सॉवरन समझा जाएगा, कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं होगी जो स्टेट के अफेयर्स को गवर्न करने की कोशिश करे। स्टेट खुद रिस्पॉन्सिबल होगी अपने अफेयर्स के लिए। रिकॉग्निशन और नॉन इंटरवेंशन, जैसे पिछली वीडियो में स्टेटहुड के एलिमेंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज करेंगी इस बात को कि ये स्टेट सॉवरन है और वो उसके अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की जहां तक बात है, हर स्टेट पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होगी अपने डिसीजंस लेने में। वो इस बात को डिसाइड कर सकेगी कि इंटरनेशनल रिलेशन में उसका जो भी रोल है उसके लिए उसने क्या पार्ट प्ले करना है, उसने क्या डिसीजंस लेने हैं। फ्रीडम एंड इक्वालिटी की जहां तक बात है, हर एक स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको फ्रीडम हासिल होगा, स्टेट खुद भी फ्री होगी। और इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, स्टेट चाहे छोटी है या बड़ी है, सब स्टेट्स इक्वल होंगी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एक टेरिटरी को एक स्टेट को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हासिल होगी, कोई भी दूसरी स्टेट्स उसके अफेयर्स में उस टेरिटरी में इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। जो टेरिटरी उस स्टेट की है वो उसी स्टेट की है, ठीक है। तो इस तरह से हिस्टोरिकली इवॉल्व होके नेशन स्टेट सिस्टम बना था और उसके बाद नेशन स्टेट सिस्टम के ये 5 प्रिंसिपल्स डेजिग्नेट हो गए थे। आज जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, दे आर ऑल नेशन स्टेट्स। तो वो इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। अब हम ये देख लेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से हैं और 20th सेंचुरी के बाद से नेशन स्टेट सिस्टम को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो इसके लिए आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।